देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज से 3 दिवसीय आपको बता दें कि यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 3 देशों की यात्रा करेंगे वो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई तक 3 देशों की यात्रा करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 सम्मेलनों में G7 क्वाड और FIPIC में आपको बता दें कि वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। सबसे पहले जापान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में G7 शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में कई देशों के नेता भी शामिल होंगे। 22 मई की बात कर ली जाए तो आपको बता दें पापुआ न्यू गिनी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 मई को ही ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ ही 24 को क्या कुछ कार्यक्रम है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। 24 मई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। 23 मई को वो सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आज से 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां तेज। 24 मई तक 3 देशों की वो यात्रा करेंगे। इसके साथ ही 3 सम्मेलन यानी कि G20 क्वाड और FIPIC सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वो जापान जाएंगे। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर ज्यादा जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों का दौरा करेंगे। कैसे कुछ कार्यक्रम रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अभी जो जानकारी दी गई है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं जापान में प्रधानमंत्री सुगा के निमंत्रण पर जापान की मेजबानी यानी कि G7 समिट में भाग लेने के लिए हिरोशिमा जापान के लिए रवाना होगा। और जब भारत जापान सम्मेलन के लिए हाल ही में भारत यात्रा पर जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है सीधा वो उनसे मिलना हुआ तो मिलना होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस तरीके से पूरा कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिवस की यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री करीब 40 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं और पीएम मोदी शिखर सम्मेलनों में विश्व के करीब 2 दर्जन से अधिक नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। बैठकें भी कहीं ना कहीं शामिल है। विदेश सचिव की अगर हम बात करें तो इन्हें कवात्रा उनकी ओर से जो जानकारी दी गई है उससे सीधे तौर पे बताया गया है कि इस बैठकों के दौरान दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था को लेकर जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं होगी। और इसके साथ ही जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बकायदा न्योता दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे जा रहे हैं। भारत को इसमें बतौर अतिथि के देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं वो कहीं ना कहीं होने वाली है। और इसमें अगर हम बात करें G7 समूह की बैठक में तो जो प्राथमिकताएं हैं उसमें सुरक्षा है, परमाणु निष्क्रियकरण है, इसके अलावा आर्थिक सुरक्षा है, क्षेत्रीय मुद्दे है, जलवायु परिवर्तन है, खाद्य एवं स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और भारत की अगर हम बात करें 3 औपचारिक सत्र में भारत हिस्सा लेगा, जिसमें पहले 2 सत्र जो है वो 20 मई यानी कल और 21 मई यानी परसों आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2 सत्र के विषय जो है वो खाद्य एवं स्वास्थ्य रहेंगे। इसके साथ ही लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण रहने वाला है। और निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे तमाम जो राजकीय नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। मिशन 2024 के लिए बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां। आज कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक है। आपको बता दें मंदाकिनी रॉयल पैलेस में होगी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक का उद्घाटन करने वाले हैं। लखनऊ के SR कॉलेज में होगी अवध क्षेत्र की बैठक। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह करेंगे बैठक का उद्घाटन। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन सी बैठक निर्धारित की गई है, उसकी लगातार जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक का उद्घाटन करने वाले हैं। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की ये बैठक होने वाली है जो कि होगी मंदाकिनी रॉयल पैलेस में। और इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है मिशन 2024 और इसको लेकर अब बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। आज कानपुर, बुंदेलखंड और अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय बैठक है। मनीष मिश्रा फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारियों से ले लेते हैं। मनीष, आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? यहाँ पर 2024 के लिए तैयारियां तेज हो गई है, क्षेत्रीय बैठकें हैं।
देखिए, निकाय चुनाव में जिस तरह की अपार जीत मिली थी, सभी नगर निगम में सत्रों में कमल खिलाने काम किया था भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई ने, उसके लेते हुए आप किस तरीके से लोकसभा की 80 सीट में से 80 में जीतने का दावा करती नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी, तो उस दावे को कैसे धरातल पर उतारा जाए और देखा जाए किस तरीके से जो निकाय चुनाव में आज जो नगर पंचायत और नगर पालिका में जो डेंट मिला था या कहीं जो भुगावती सूर रहे थे, उनसे निपटने के लिए डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको लेके संगठनात्मक तौर की बैठक चल रही है। आज तीसरा और अंतिम दिन है। हमने देखा था पहले दिन दूसरे दिन जहाँ पे पश्चिम और ब्रज क्षेत्र की बैठकें हुई थी, गोरखपुर और काशी बैठकें हुई थी। आज जब आज के दिन है तो अवध और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक है, जिसमें कानपुर बुंदेलखंड की बैठक को संबोधित करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, और वहीं अगर अवध क्षेत्र की बात करेंगे तो अवध क्षेत्र की बैठक को संबोधित करेंगे प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह। माना जा रहा है कि सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, सभी क्षेत्र अधिकारियों को, प्रदेश जिला के अधिकारियों को, प्रभारियों को इसमें बुलाया गया। साथ ही बताया जा रहा है किस तरीके से जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें किस तरीके से 80 सीट में जीतने की जो रणनीति है, उसके जो कार्यक्रम है, उनको आगे में कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। जो पहली श्रेणी में जो काम करने हैं, किस तरीके से आपको अपने संगठन के तौर पे काम करने, किस तरह से आपको मोदी योगी की जो डबल इंजन की सरकार है उसकी जो योजनाएं हैं वो जहां तक पहुंची लाभार्थी तक, उनको आप कैसे वहां घर तक जन जन तक पहुंचाएंगे, इसको लेके आपको काम करना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसको लेके आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जो अग्रिम रूपरेखा है उसकी जो ब्लू प्रिंट है उसको माना जा रहा है, इसमें पूरी रणनीति को बनाया जाएगा और सभी सांसदों विधायकों को इसमें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 9 साल पूरे हो रहे हैं उसको लेके 6 क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश में लगातार जनसंपर्क अभियान करेंगे, तो उसको लेकर भी इनमें रणनीति तैयार की जा सकती है। हमने देखा था कि भाजपा की अगर बात करेंगे तो लगातार 24 घंटे 7 दिन 24/7 बीजेपी हमेशा से चुनावी मूड में रहती है और उसकी जो स्थिति रहती है उसी स्थिति के अनुरूप अभी काम किया जा रहा है। देखना होगा कि जिस तरीके से 17 के नगर निगम जीतने के बाद एक भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक मोराल बूस्ट जो है, अब उसी के साथ आगे बढ़ते हुए 80 में 80 का जो दावा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसको अमली जामा पहचानने की तरफ अब बढ़ती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, और 2024 है और इसको लेकर बीजेपी की तैयारी अब तेज हो गई है और किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है ये सभी देख रहे हैं। मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी अब तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आमतौर पर विपक्ष हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम का रोना रोता है तो कभी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का रोना रोता है, लेकिन विपक्षी दल कभी भी बीजेपी की उस रणनीति को नहीं भांप पाते जो पार्टी संगठन हर चुनाव से पहले करता है। इस बार के निकाय चुनाव में परिणाम से यही साबित होता है। निकाय चुनाव के परिणाम ने सभी पार्टियों को मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। सभी पार्टियां मंथन करके चुनावी समीक्षा कर रही है। अब सवाल उठता है कि चुनावी सियासत में लीड लेने की बीजेपी की रणनीति की विपक्ष के पास क्या कोई काट है? विपक्ष का मंथन, 24 की टेंशन, माया और अखिलेश हार पर भी कलेश, ट्विटर पर प्रचार, जमीन पर दरकिनार। निकाय चुनाव खत्म, किसके मंथन में कितना दम, मंथन की बहार किसका होगा बेड़ा पार। निकाय चुनाव के परिणाम के बाद 2024 के महासमर के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद से ही सभी विपक्षी पार्टियां समीक्षा करने में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ निकाय चुनाव में मिली हार पर चर्चा की, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव में हार को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। एक तरफ जहां निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर है, तो वहीं इस परिणाम ने सभी पार्टियों को अपनी रणनीति और कार्यशैली पर मंथन करने को मजबूर कर दिया। जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी हार की समीक्षा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने आज से ही 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बैठक बुलाई है। इस बैठक में 2024 के चुनाव की चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया जाएगा। दरअसल निकाय चुनाव के परिणाम जहां बीजेपी के लिए 2024 से पहले एक बूस्टर साबित हुआ,
तो वहीं अन्य विपक्षी दल चाहे वो सपा हो या बसपा उनके लिए एक बुरे सपने की तरह है। दोनों दल इस दलदल से बाहर आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस बार निकाय चुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। समाजवादी पार्टी के 48% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि गलत आधार कार्ड बनवाकर वोट डलवाए गए हैं। बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस निकाय चुनाव को धांधली से जीता है। निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा को 4 सीटों पर कड़ी टक्कर दी और दूसरे मुकाम पर रही, लेकिन नगर निगम की 17 सीटों में से एक भी हासिल नहीं कर पाई। यही कारण है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों, मंडल और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई। 2024 के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष हर चुनाव के बाद कभी ईवीएम का रोना रोता है तो कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का, लेकिन विपक्षी दल कभी भी बीजेपी की उस रणनीति को नहीं भांप पाते जो पार्टी संगठन हर चुनाव से पहले करता है। चुनावी सियासत में लीड लेने की बीजेपी की रणनीति के विपक्ष के पास क्या कोई काट नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सहारनपुर दौरा है। आपको बता दें दोपहर 12:15 पर वो सहारनपुर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम 12:30 बजे सर्किट हाउस में एमएलए सांसद के साथ संवाद करेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही 12:15 पर महाराजा भगीरथ जयंती समारोह में वो शिरकत करेंगे। तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम केशव प्रसाद मौर्य का रहने वाला है, उसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब मिशन 2024 है और इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर के दौरे पर है। दोपहर 12:15 पर वो सहारनपुर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। हालांकि उनके स्वागत के लिए तमाम तरीके की तैयारियां भी अब पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 12:30 बजे सर्किट हाउस में एमएलए सांसद के साथ वो संवाद करेंगे और इस दौरान संभव है कि वो रणनीति बनाएंगे आगे किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए। आपको बता दें 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। 2:15 पर महाराजा भगीरथ जयंती समारोह में वो शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज सहारनपुर दौरा। 12:15 पर वो सहारनपुर पहुंचेंगे और आपको बता दें कि इनके इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विनीत शर्मा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। विनीत, कैसा और क्या कुछ कार्यक्रम आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रहने वाला है और किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे और करीब 12 बजे डिप्टी सीएम यहाँ पर जो सरसावा एयरफोर्स जो यहाँ पर है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ से क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के जो विधायक हैं या सांसद हैं या जो और बाकी और जो नेता है वो यहाँ पर डिप्टी सीएम का यहाँ पर पहुँचेंगे उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। और वहाँ से जो है सबसे पहले वो सर्किट हाउस पहुँचेंगे। वहाँ पर चूंकि अभी निकाय चुनाव हुए हैं और निकाय चुनाव के बाद डिप्टी सीएम का ये पहला दौरा सहारनपुर में है। सर्किट हाउस में जो बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ यहाँ पर बैठकर वो यहाँ पर एक बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। क्योंकि यहाँ सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में नगर निगम की सीट पर बीजेपी की जीत भले हुई हो, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 4 नगर पालिका और 7 नगर पंचायत भी यहाँ पर है। जो कुल 11 जगह पर जो है बीजेपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, जो कि कहीं ना कहीं अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात है। तो इन सब चीजों को लेकर मंथन करेंगे और कहीं ना कहीं माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि जो नेता हैं बीजेपी के उनसे माहौल जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं जो हार है वो उनमें कहाँ बीजेपी की कमी कहाँ पर रही है। इसके अलावा सर्किट हाउस के बाद डिप्टी सीएम यहाँ पर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहाँ पर जो जिले के अधिकारी हैं उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे और जो विकास कार्य है उनको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। कितना विकास सहारनपुर में हुआ है, क्या स्थिति यहाँ पर जो विकास कार्य है उनकी क्या स्थिति है।
इसके बाद क्योंकि आज यहाँ पर भगीरथ जयंती है और भगीरथ जयंती को लेकर डिप्टी सीएम यहाँ पर जनमंच पहुंचेंगे और करीब 2 बजे वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जो है जनमंच पहुंचकर भगीरथ जयंती में शामिल होंगे और वहां पर एक कहीं ना कहीं जो जनसभा है वहां पर छोटी सी एक सभा वहां पर होगी, उसको भी वहां पर संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2024 के चुनाव को लेकर यहाँ पर बीजेपी अपनी तैयारी जुट चुकी है और इसी के चलते डिप्टी सीएम यहाँ सहारनपुर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से निकाय चुनाव में जो नगर पंचायत और नगर पालिका में बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, वो बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि तमाम उन सीटों को फोकस किया जा रहा है जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सभी 80 लोकसभा सीटों को वो जीतेंगे और यही वजह है कि वो खुद मैदान में उतरे हुए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तमाम एमएलए सांसदों से वो मुलाकात करेंगे, 1-to-1 करेंगे और किस तरीके से कार्यक्रम आगे की तरफ बढ़ेगा, किस तरीके से जनता तक प्रचार अपना पहुंचाया जाएगा, जनता तक खूबियां सरकार की गिनवाई जाएगी, उसको लेकर रोड मैप बनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए सहारनपुर की अगर बात करें, सहारनपुर में जो पिछली बार जो यहाँ पे सांसद बने थे 2019 में, वो यहाँ पर बसपा के सांसद बने थे और बीजेपी को उस 2019 में यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। क्योंकि अगर निकाय चुनाव की बात करें तो शहर में तो बीजेपी की सरकार बनी है, शहर में बीजेपी के मेयर बने हैं, लेकिन जो देहात का जो इलाका है वहाँ कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आज यहाँ पर डिप्टी सीएम का दौरा है और इन्हीं सब चीजों को लेकर मंथन होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देहात जो सांसद यहाँ के जो बनते हैं, जो चुनाव जो होना है 2024 का, उसमें देहात का बड़ा रोल रहता है सिटी के अलावा, क्योंकि यहाँ पर चाहे बेहट की बात हो, बेहट तहसील यहाँ पर है, देवबंद तहसील यहाँ पर है और यहाँ पर गंगो भी है। तो ये जो इलाके हैं इनमें कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है और इन्हीं में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस बार निकाय चुनाव में पीछे रही है। तो उन सब चीजों को लेकर डिप्टी सीएम यहाँ पर जो सांसद यहाँ के हैं, यहाँ के विधायक हैं या मंत्री यहाँ पर जो है देवबंद के, वो तो उन सबसे यहाँ पर आज बातचीत करेंगे और कहीं ना कहीं रोड मैप बनाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, और देखना होगा जब केशव प्रसाद मौर्य आते हैं तो क्या कुछ कार्यक्रम होता है और आगे की तरफ बढ़ता है। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। जंतर मंतर पर पहलवानों का आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन जारी है। बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की लगातार यहां पर पहलवानों के द्वारा मांग की जा रही है। पहलवानों के समर्थन में आज पहुंच सकते हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, पहलवानों ने की थी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील और ऐसे में अब खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट पहुंच सकते हैं, यानी कि अब इस प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं सियासत रंग रूप ले लिया है। इसी बीच जहां धरना प्रदर्शन पहलवानों का जारी है जंतर मंतर पर, तमाम तरीके की मांग इन पहलवानों की, बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो, इस तरीके की मांग ये पहलवान कर रहे हैं। अब ऐसे में खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि इन पहलवानों के समर्थन में आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट पहुंच सकते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि यहां पर पहुंच चुके हैं सीएम अरविंद केजरीवाल भी और यहां तक कि कई ऐसे नेता जो यहां पर पहुंच चुके हैं और इन पहलवानों को समर्थन अपना दे चुके हैं। पीयूष तिवारी फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, इन पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सियासत रंग रूप लेता नजर आ रहा है, क्योंकि खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट पहुंच सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो किस तरीके का मैसेज जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि जब शुरुआती दौर में किस तरीके से पहलवानों का प्रदर्शन शुरू हुआ और उस दौर में आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो सरकार के अधिकारी हैं खेल मंत्रालय के, उन्होंने पहलवानों के साथ एक के बाद एक बैक टू बैक बैठके की और कहीं ना कहीं आश्वस्त किया था कि पहलवानों के समस्याओं का निवारण होगा और एक कमेटी भी बनाई गई। हालांकि जिस तरीके से पहले प्रदर्शन की बात करें, प्रदर्शन पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, दोनों ही प्रदर्शन काफी अलग नजर आ रहा है। पहले प्रदर्शन में अकेले पहलवान बैठे थे और पहलवानों ने पहले प्रदर्शन सीधे तौर पे कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को हम यहाँ पे आमंत्रित नहीं करते हैं और कोई भी किसी भी तरीके से हम इसका राजनीतिकरण नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी बार जब प्रदर्शन पर बैठे ये तमाम पहलवान, उसके बाद सीधे तौर पे मंच से ऐलान किया गया कि हम सभी राजनीतिक दलों और तमाम संगठनों से अपील करते हैं कि वो आए और हमारा समर्थन करे। और इसी कड़ी में समर्थन देखने को भी मिल रहा है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल हैं और खासतौर पे जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं जंतर मंतर और कहीं ना कहीं पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, पहलवान सुप्रीम कोर्ट जाते
चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जिस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे वो चीज हो चुकी है, यानी कि FIR दर्ज हो चुकी है, महिला पहलवानों की वो सुरक्षा दिया जा चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद हो जाती है। राउत रेवेन्यू कोर्ट का पहलवान दरवाजा खटखटा है। रेवेन्यू कोर्ट के लगातार जो पहलवान है वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। खासतौर पर यूं कहें कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। इसी बीच आप देखिए एक के बाद एक, चाहे किसान संगठन हो या राजनीतिक दल हो या बड़े दिग्गज चेहरे हों, वो उस पहलवानों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ब्रिजभूषण शरण सिंह अपनी बातों के साथ डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरीके से मेरे पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, और ये आरोप इतने सालों बाद क्यों लगाया जा रहा था। तो पहलवानों की वही बात है, वही मांग है, और ब्रिजभूषण शरण सिंह भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि कब तक आखिर जंतर मंतर पर ये जो पहलवान है वो धरना प्रदर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले में महिला पहलवानों का बयान दर्ज कर चुकी है। जांच जारी है। जो कमेटी बनाई गई थी जनवरी की अगर हम बात करें उस दौरान, तो उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो नोएडा से आपको खबर बता दें, सेक्टर 32 के खाली पड़े पार्क में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें भीषण आग से आसमान में काला धुआं भी छा गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें थाना सेक्टर 24 का ये पूरा मामला है, लेकिन कितनी भीषण ये आग लगी है ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां भयंकर आग लग गई। हालांकि जैसे ही आग लगी अफरा तफरी का माहौल वहां देखने को मिला। तुरंत इसकी जानकारी दमकल विभाग के कर्मचारियों को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पा लिया।